अगर आप ग्लोबल इन्वेस्टिंग एक्सप्लोर कर रहे हैं तो आपने गिफ्ट सिटी के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। ये प्रॉमिस करता है कि ये ग्लोबल इन्वेस्टिंग को सिंपल और रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक्सेसिबल बना देगा। ग्लोबल इन्वेस्टिंग मोस्ट ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक नया सब्जेक्ट है और अक्सर लोग एलआरएस लिमिट, टीसीएस के रूल्स और करेंसी कन्वर्जन की कॉम्प्लेक्सिटी को देख करके सोचते हैं कि चलो बाद में करेंगे। तो ये प्रॉमिस तो वाकई में बड़ा अट्रैक्टिव है, बट क्या ये वाकई में इस प्रॉमिस को फुलफिल करता है? सही बताऊं तो गिफ्ट सिटी के मैसिव प्रमोशन को देख करके मुझे भी फोमो हो रहा था। कि कहीं मैं भी तो एक बड़ा ऑप्शन मिस नहीं कर रहा हूं। सो मैंने गिफ्ट सिटी को डिटेल में समझने के लिए NSE-IX के ऑफिस में कॉल किए, गिफ्ट सिटी फंड से मीटिंग्स की, खुद सारे एप्स इंस्टॉल किए, कुछ रिवीलिंग फैक्ट्स पता चले और फाइनली उसके बेसिस पे अपना एक कंक्लूजन पर आया। तो आज के इस वीडियो में मैं अपनी इसी अंडरस्टैंडिंग को आप सबके साथ शेयर करने वाला हूं और बताने वाला हूं कि गिफ्ट सिटी मेरे ग्लोबल इन्वेस्टिंग के प्लान में कहां फिट बैठता है। सो वीडियो के एंड तक आपको एक क्रिस्टल क्लियर आंसर मिल जाएगा कि गिफ्ट सिटी को आपके ग्लोबल इन्वेस्टिंग प्लान में शामिल करना मैंडेटरी है या आप इसे पूरी तरह से इग्नोर कर सकते हैं। ये वीडियो काफी डिटेल सेंट्रिक होने वाला है, सो एंड तक केयरफुली बने रहिएगा। हेलो जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने एक लंबे कॉर्पोरेट करियर के बाद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव की है और मैं अपनी लर्निंग और लाइव एक्सपीरियंसेस आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मुझे ऐसे डीप रिसर्च वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम और एफर्ट लगता है। अगर आपको ये एफर्ट वैल्यूएबल लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इससे पहले कि हम गिफ्ट सिटी के प्रोडक्ट्स को समझें, एक छोटा सा सवाल, ग्लोबल इन्वेस्टिंग ज़रूरी क्यों है? इंडियन मार्केट ग्लोबल मार्केट का लगभग 3 से 4% ही है। अगर आपका पोर्टफोलियो 100% सिर्फ एक कंट्री में ही इन्वेस्टेड है तो आप मैक्रो इकोनॉमिक, करेंसी और पॉलिसी कंसंट्रेशन रिस्क से एक्सपोज हो जाते हैं। ऐसे में पोर्टफोलियो को ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन देना एक ऑप्शनल एक्टिविटी नहीं बल्कि मैंडेटरी हो चुका है और इसी डाइवर्सिफिकेशन को आसान बनाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट गिफ्ट सिटी को प्रमोट भी कर रही है। तो गिफ्ट सिटी एक्चुअली है क्या? गिफ्ट सिटी इंडिया का पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है जो 2015 में इनॉग्रेट हुआ था। इसका एक यूनिक फीचर है जो समझना बहुत जरूरी है। गिफ्ट सिटी एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। ज्योग्राफी के हिसाब से तो ये इंडिया में है, पर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के हिसाब से ये आउटसाइड इंडिया एक फॉरेन टेरिटरी माना जाता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस लाइक सेबी, आरबीआई और आईआरडी के रूल नहीं चलते हैं। ये एक सिंगल विंडो से ऑपरेटेड है जिसका नाम है IFSC है, जो सब कुछ हैंडल करता है और ट्रांजैक्शन यहाँ पर रुपी में नहीं होते बल्कि डॉलर या यूरो में होते हैं। अब आपके मन में सवाल जरूर आएगा कि इससे फायदा क्या है। बेसिकली ये सेटअप 3 तरीके के इन्वेस्टर्स के लिए बना है। पहला है इंडियन कंपनीज के लिए। इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज एक इंडियन स्टार्टअप जो कि फॉरेन फंडिंग लेना चाहती है, ऐसी सिचुएशन में वीसी इंडिया में इन्वेस्ट करने में अक्सर थोड़े से अनकंफर्टेबल होते हैं बिकॉज उन्हें इंडिया के रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे, प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़ेगा और इन सब कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए ये स्टार्टअप सिंगापुर या दुबई में ऑफिस खोल लेता है जहां की ये रेगुलेशंस रिलैक्स्ड हैं और इंडियन ऑफिस को इंटरनेशनल एंटिटी का सब्सिडरी बना देता है। कंपनी को तो फायदा हो जाता है बट कंट्री को नुकसान हो जाता है बिकॉज इंडिया का टैलेंट, IP, टैक्स मनी सब बाहर चली जाती है। तो गिफ्ट सिटी इसी को सॉल्व करता है। इसके थ्रू इंडिया की जमीन पर इंटरनेशनल रूल के साथ ऑपरेट किया जा सकता है। दूसरा है NRIs और फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। यहाँ इनबाउंड फंड्स हैं जिसमें NRIs डायरेक्टली डॉलर में इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो भी बिना कैपिटल गेन टैक्स दिए हुए। ये तो एक उनके लिए मैसिव बेनिफिट है। और तीसरा है इंडियन इन्वेस्टर के लिए और इस वीडियो में हम इसी पे फोकस करेंगे और देखेंगे कि ग्लोबल म्यूचुअल फंड, ETF या ग्लोबल स्टॉक्स में गिफ्ट सिटी कैसे हेल्प कर सकता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। गिफ्ट सिटी के किसी भी प्रोडक्ट को इवैल्यूएट करने से पहले 5 फंडामेंटल रूल्स हैं जो हर एक इंडियन रिटेल इन्वेस्टर पर अप्लाई होते हैं। ये समझना मैंडेटरी है। रूल नंबर 1, स्टॉक एक्सचेंजेस। जैसे इंडिया में NSE और BSE हैं, वैसे ही गिफ्ट सिटी में इनकी सब्सिडरी हैं NSE-IX और इंडिया INX। सो गिफ्ट सिटी की सारी ट्रेडिंग एक्टिविटी इन्हीं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू होती है। रूल नंबर 2, LRS लिमिट।
आप चाहे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पॉपुलर एप्स लाइक वेस्टेड, आईएनडी मनी से इन्वेस्ट कर रहे हैं या गिफ्ट सिटी से, आप $2,50,000 पर ईयर की लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम की लिमिट के ऊपर नहीं जा सकते, और गिफ्ट सिटी में भी इसमें कोई छूट नहीं है। रूल नंबर 3, टीसीएस। अगर आपका एनुअल ग्लोबल इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए से ज्यादा होता है तो आपको 20% अपफ्रंट टीसीएस देना पड़ेगा। इसे आप इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं, बट अपफ्रंट पेमेंट तो कंपलसरी है। गिफ्ट सिटी के थ्रू इन्वेस्ट करने में भी इसमें कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। रूल नंबर 4, इनकम टैक्स। एनआरआई और फॉरेन इन्वेस्टर्स को तो गिफ्ट सिटी इन्वेस्टमेंट में कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगाता है, बट इंडियन रेजिडेंट्स को स्टैंडर्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। यहां भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। रूल नंबर 5, करेंसी कन्वर्जन। बिकॉज गिफ्ट सिटी एक आउटसाइड इंडिया एंटिटी है, तो यहां इन्वेस्ट करने के लिए आपको पैसे इंडियन रुपीज से यूएसडी में कन्वर्ट करने पड़ेंगे। इंडियन यहां पर डायरेक्टली आईएनआर से इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। ये रूल्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत लोग गिफ्ट सिटी के बारे में ये सोचते हैं कि यहाँ कोई टैक्स छूट है या एलआरएस से बाहर है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आगे बढ़ने से पहले मैं ये क्लैरिफाई करूंगा, ग्लोबल इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म के लिए क्रिटिकल है, बट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सूटेबल नहीं है। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक फिक्स्ड और प्रिडिक्टेबल इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं तो ये एक स्मॉल इन्फॉर्मेशन आपके लिए वैल्यूएबल हो सकती है। कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में रिटर्न मार्केट परफॉर्मेंस पर डिपेंड करते हैं। ऐसे में कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो प्री डिफाइंड रिटर्न स्ट्रक्चर के साथ आते हैं, और ऐसा ही एक इंस्ट्रूमेंट मैं आपको बताना चाहूंगा, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इंटरेस्ट रेट और रीपेमेंट टर्म्स पहले से ही डिफाइंड होता है। पहले बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के लिए हायर मिनिमम अमाउंट होते थे और ये ज्यादातर इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट तक ही लिमिटेड रहता था। आज विंटवेल्थ जैसे प्लेटफॉर्म पर 1,000 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट शुरू किया जा सकता है। विंटवेल्थ एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है जहां अक्सर BBB से ए रेटेड बॉन्ड अवेलेबल होते हैं जो लगभग 9 से 12% पर एनम का फिक्स रिटर्न ऑफर करते हैं। इसका प्रोसेस बहुत सिंपल होता है। आप यूपीआई या नेट बैंकिंग से इन्वेस्ट करके एक पर्सनल डैशबोर्ड पर सब कुछ ट्रैक कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि विंटवेल्थ खुद हर बॉन्ड में 2% इन्वेस्ट करता है, जो उनका अपने प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस दिखाता है। सारे बॉन्ड्स एक्सचेंज लिस्टेड होते हैं, इसलिए ट्रांसपेरेंसी पूरी रहती है। अगर जरूरत पड़े तो आप मैच्योरिटी से पहले भी इन्हें बेच सकते हैं प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। अगर आप अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए एक फिक्स रिटर्न ऑप्शन देख रहे हैं तो विंटवेल्थ जरूर चेक कीजिएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। तो अब जब कुछ बेसिक फंडामेंटल रूल समझ आ गए हैं तो अब एक एक करके गिफ्ट सिटी के 3 प्रोडक्ट्स को डिकोड करते हैं। तो प्रोडक्ट नंबर 1 है अनस्पॉन्सर्ड डिपॉजिटरी रिसीट्स या यूडीआर। ये एक तरीके से रिसीट या टोकन है जो ये प्रूव करता है कि आप स्पेसिफिक यूएस शेयर्स का एक हिस्सा ओन करते हैं। मींस अगर आपको गूगल के शेयर्स खरीदने हैं तो उसके बदले में आप NSE-IX से गूगल का यूडीआर खरीदेंगे जो गूगल के 0.005 शेयर के बराबर है आज के टाइम में। जैसे गूगल के शेयर का प्राइस कम या ज्यादा होगा, यूडीआर का भी प्राइस ऊपर नीचे होगा। तो टेक्निकली ये यूएस स्टॉक्स खरीदने जैसा ही है। ऑन पेपर ये बहुत ही सेफ और रेगुलेटेड लगता है, किसी थर्ड पार्टी या फॉरेन ब्रोकर का झंझट भी नहीं है। अब आते हैं रियल प्रॉब्लम्स पर। प्रॉब्लम नंबर 1 है लिमिटेड चॉइसेस। इस समय NSE-IX में सिर्फ 50 यूएस कंपनी के यूडीआर ही अवेलेबल है। अगर आपको स्पेसिफिक कंपनी जो कि ये 50 की लिस्ट में नहीं है या बेसिक नैस्डैक 100 का ETF खरीदना है तो ये वहां अभी लिस्टेड नहीं है। NSE-IX का प्लान है कि S&P 500 की सारी कंपनीज को यूडीआर के फॉर्म में अवेलेबल करवा दे और यूएस ETF को भी यूडीआर में पैकेज कर दे, बट इसकी अभी कोई क्लियर टाइमलाइन नहीं है। सेकेंड प्रॉब्लम है एक्सट्रीम लिक्विडिटी रिस्क। क्योंकि यहाँ रिटेल पार्टिसिपेशन बेयर मिनिमम है, इसलिए ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ही कम है। जब ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होता है तो बिड आस्क स्प्रेड मींस खरीदने और बेचने के प्राइस का गैप बड़ा हो जाता है, जिससे कि आपको हिडन लॉसेस भी हो सकते हैं। रिकॉर्डिंग डे का अगर सिचुएशन दिखाऊं तो एप्पल के सिर्फ 4 यूडीआर्स और अमेजॉन के सिर्फ 5 यूडीआर ही ट्रेड हो रहे थे, तो ये तो वाकई में बहुत ज्यादा कम है। तीसरा प्रॉब्लम है ऑपरेशनल इश्यूज। इसका अकाउंट खोलने का प्रोसेस आज भी मोस्टली मैनुअल है। आपको इन बैंक्स की स्पेशल गिफ्ट सिटी ब्रांचेस से कांटेक्ट करना पड़ेगा, जैसे मैंने HDFC ICICI से किया। मैंने खुद HDFC को कई बार कॉल किया पर उनका कोई क्लियर ऑनलाइन फ्रेमवर्क ही नहीं मिला। उन्होंने मुझे ब्रांच विजिट करने के लिए बोला। ऑनलाइन जो थोड़े बहुत रिसोर्सेज थे उनके अकॉर्डिंग इसकी अकाउंट ओपनिंग फ़ी लगभग $15 के करीब है और इसके ऊपर कुछ हिडन चार्जेस भी हो सकते हैं। अब सवाल आता है कि क्या यूडीआर के थ्रू यूएस में इन्वेस्ट करना ठीक है?
अगर मैं ऑल्टरनेट्स देखता हूं तो पॉपुलर डायरेक्ट इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग एप्स जैसे कि आईएनडी मनी या वेस्टेड में आपको हजारों स्टॉक्स और ईटीएफ बिना किसी आर्टिफिशियल लिमिटेशन के मिल जाते हैं और लिक्विडिटी का कोई इशू भी नहीं होता। सो यूडीआर के रास्ते में ऐसा तो मुझे कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं मिलने वाला, सो मेरे लिए तो ये आउट ऑफ पिक्चर है। अब आते हैं प्रोडक्ट नंबर 2 गिफ्ट सिटी म्यूचुअल फंड्स पर। यहाँ जेन्युइनली एक रियल प्रॉब्लम सॉल्व होती है जो आप में से बहुत सारे लोग जानते भी हैं। इंडियन म्यूचुअल फंड पर आरबीआई की $7 बिलियन की ओवरऑल इंडस्ट्री लिमिट लगी हुई है, जिसके चलते कई डोमेस्टिक इंटरनेशनल फंड्स नया पैसा नहीं ले पा रहे हैं। मैंने अपने पुराने वीडियोस में इसके बारे में बात भी की थी। गिफ्ट सिटी म्यूचुअल फंड इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई लिमिट नहीं है। गिफ्ट सिटी में आज रिटेल इन्वेस्टर के लिए 4 फंड हैं। इनमें से पराग पारिक के 2 पैसिव इंडेक्स फंड हैं, एक नैस्डैक 100 और दूसरा S&P 500 का। एक एडलवाइस का फीडर फंड है ग्रेट चाइना फंड जो इंटरनली जेपी मॉर्गन के ग्रेट चाइना फंड में इन्वेस्ट करता है, और फोर्थ है डीएसपी का ग्लोबल इक्विटी फंड। ये फुली एक्टिव फंड है, मींस इसके फंड मैनेजर गिरिराज बिस्सा और उनकी टीम ग्लोबल स्टॉक चूज करती है और डायरेक्टली गिफ्ट सिटी से इन्वेस्ट करती है। तो ये तो एक परफेक्ट सोल्यूशन लगता है। फंड इंडिया से ही ऑपरेट हो रहा है, आरबीआई की लिमिट भी नहीं है, तो परफेक्ट सोल्यूशन है ग्लोबल इन्वेस्टिंग का। और इसे सेल भी इसी तरह से किया गया था। बट रियल पिक्चर डिटेल में है, इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है टैक्सेशन। नॉर्मल इंडियन म्यूचुअल फंड के अंदर जब फंड मैनेजर पोर्टफोलियो में शेयर्स को बाय या सेल करता है तो फंड हाउसेस को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। टैक्स सिर्फ एंड में आप देते हैं और वो भी तब जब आप रिडीम करते हैं। लेकिन गिफ्ट सिटी फंड में ऐसा नहीं होता। यहाँ फंड के अंदर होने वाले सभी इंटरनल बाइज एंड सेल ट्रांजेक्शन पर टैक्स देना पड़ता है। शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन पर लगभग 43% और लॉन्ग टर्म मतलब 2 साल के बाद इफेक्टिव टैक्स लगभग 15% का लगता है। ये टैक्स फंड हाउसेस अपनी पॉकेट से तो नहीं देने वाले, ये सीधे फंड की एनएवी से डिडक्ट कर लेते हैं। यानी आपको ऊपर से लगेगा कि आप टैक्स नहीं दे रहे हैं, पर इंटरनली आपका फंड सारा टैक्स दे रहा है, जिससे कि आपके रिटर्न्स ड्रैग हो सकते हैं। ये टॉपिक काफी डिस्कस हुआ था और डीएसपी ने ये क्लैरिफिकेशन वीडियो भी दिया था। The effective tax rate of the fund for the first 2 years is approximately 43%. It reduces from the 3rd year onwards, and from the 5th year onwards, it is roughly in the range of 18 to 21%. तो आप समझ सकते हैं टैक्स का इशू तो थोड़ा सीरियस है। मैंने इस बारे में पराग पारिक फंड से भी बात की, उसके पास कुछ स्ट्रैटेजी भी है, बट ऑनेस्टली ये ट्रांसपेरेंट तो नहीं है। सेकंड प्रॉब्लम है परफॉर्मेंस रियलिटी। डीएसपी का ग्लोबल इक्विटी फंड यहाँ का सबसे पुराना एक्टिव फंड है जो पिछले साल ही लॉन्च हुआ था, जबकि पूरी दुनिया के सारे मार्केट पिछले 1 साल में हिस्टोरिक हाई पे चल रहे हैं। तब भी इस फंड ने लॉन्च से अब तक लगभग 4% से ज्यादा के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। इस पुअर परफॉर्मेंस का एक बड़ा कारण ये इंटरनल टैक्स इफिशिएंसी भी हो सकता है। ओवरऑल ये लो रिटर्न थोड़े से अलार्मिंग तो हैं। थर्ड प्रॉब्लम है टिकट साइज। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ मिनिमम इन्वेस्टमेंट $5,000 मीन्स ऑलमोस्ट 5 लाख रुपए का है। तो इन्वेस्टमेंट एक तरीके से लमसम की तरह ही होगा। आपके टीसीएस का थ्रेशोल्ड 10 लाख का है और उसकी 50% की लिमिट तो एक ही बार में चली जाएगी। ऑनेस्टली इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट लमसम करना एक टाइमिंग रिस्क भी क्रिएट करता है। म्यूचुअल फंड में तो प्रेफरेबली एसआईपी बेटर अप्रोच होती है। ये लिमिट किसी रेगुलेशन की वजह से नहीं है। फंड इनिशियल टाइम में स्मॉल इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा दूर रखना चाहती है, इसलिए इस तरीके का एंट्री बैरियर क्रिएट किया हुआ है। फोर्थ प्रॉब्लम है हिडन एक्सपेंस रेशियो। वाइल फंड के खुद के एक्सपेंस रेशियो ज्यादा ना दिखें, बट अगर वो फीडर फंड है तो एक एक्सपेंस तो फंड का खुद का होगा और दूसरा इंटरनल फीडर फंड का होगा। एडलवाइस के एग्जांपल से समझते हैं। इसका ग्रेटर चाइना फंड में 0.3% का एक्सपेंस रेशियो मेंशन्ड है, बट ये हाफ ट्रुथ है। ये इंटरनली जिस फंड में इन्वेस्ट करता है, मींस जेपी मॉर्गन का फंड, उसका एक्सपेंस रेशियो 1.76% है। तो इफेक्टिव कॉस्ट आपको लगभग 2% चली जाएगी। एक लास्ट पॉइंट भी है इनकम टैक्स डिक्लेरेशन से रिलेटेड। बहुत सारे लोगों को लगता है कि गिफ्ट सिटी फंड में इन्वेस्ट करने से इनकम टैक्स में फॉरेन इन्वेस्ट डिक्लेरेशन नहीं करना पड़ता। मैंने लगभग सारे गिफ्ट सिटी फंड को कॉल किया, कोई भी एक सर्कुलर या नोटिफिकेशन नहीं दिखा पाया जो कि ये क्लियरली मेंशन करता है कि गिफ्ट सिटी फंड को फॉरेन एसेट नहीं माना जाना चाहिए। जब क्लैरिटी नहीं है तो मैं उस एजम्पशन पर इन्वेस्ट नहीं कर सकता। सो ऑल इन ऑल मुझे गिफ्ट सिटी फंड में कोई एडिशनल बेनिफिट तो नहीं लगता, बल्कि ड्रॉबैक्स हैं। अगर आपको इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड का एक्सपोजर चाहिए ही तो आप बिना इस सब कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर के डायरेक्ट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के थ्रू यूसिट फंड्स या डायरेक्ट ग्लोबल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लाइक अगर पराग पारिक फंड की तरह से इंडेक्स फंड खरीदना है
तो डायरेक्ट नास्डैक 100 या S&P 500 का ETF खरीद सकते हैं। ETF तो सारे ही डायरेक्ट इन्वेस्टिंग एप्स में अवेलेबल हैं। एक्टिव फंड खरीदना है तो अभी के लिए वेस्टेड ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ये प्रोवाइड कराता है। लाइक एग्जाम्पल के लिए अगर ग्रेटर चाइना सेंट्रिक एक्टिव फंड में इन्वेस्ट करना है तो श्रोडर के ग्रेटर चाइना यूसिट फंड में ही मैं क्यों ना इन्वेस्ट कर लूं। यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो ऑलमोस्ट 1.84% है और मिनिमम $50 से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो फिर मैं एडलवाइस के गिफ्ट सिटी के ग्रेटर चाइना फंड में इन्वेस्ट करने से मुझे क्या फायदा होने वाला है। डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में ना तो कोई स्ट्रक्चरल टैक्स का इशू है और ना ही $5,000 का मैंडेटरी लमसम का रिक्वायरमेंट है। टैक्स आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रूल के हिसाब से खुद देना पड़ेगा। तो मेरे लिए तो ये ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा बेहतर है। तो ऑल इन ऑल गिफ्ट सिटी म्यूचुअल फंड तो मेरे लिए तो रूल आउट हो चुके हैं। अगर आपको ETF या ग्लोबल फंड्स कैसे चुनना है इस पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, मैं इस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अब आते हैं लास्ट और फाइनल प्रोडक्ट पर, जो है ग्लोबल एक्सेस प्लेटफॉर्म। गिफ्ट सिटी में डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग के 2 प्लेटफॉर्म हैं। नाम थोड़े सिमिलर हैं बट दोनों प्रोडक्ट्स अलग हैं। एक है NSE IX GA NSE का और दूसरा इंडिया INX GA BSE का। अगर आपने मेरा ग्लोबल इन्वेस्टिंग एप्स का वीडियो देखा है तो आप समझ चुके होंगे कि सारी ऐप किसी US या ग्लोबल ब्रोकर के साथ काम करती हैं। NSE IX GA और इंडिया INX GA दोनों ही एक US ब्रोकर व्यू ट्रेड के साथ पार्टनरशिप में है। सो इन रियलिटी अगर आप दोनों ही ऐप के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट तो US ब्रोकर के पास ही हैं। बहुत से लोगों को ये लगता है कि NSE IX GA या इंडिया INX GA ज्यादा सेफ है, बट उनकी सेफ्टी ऑलमोस्ट उतनी ही है जो किसी भी स्टैंडर्ड इंडियन डायरेक्ट ग्लोबल इन्वेस्टिंग ऐप की होती है। अगर चार्जेस देखें तो ब्रोकरेज फी 0.25% है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सारे ऐप्स का ब्रोकरेज 0.1% से 0.25% के बीच ही है, तो ये तो कोई ऐसा स्पेशली चीपर नहीं है। करेंसी कन्वर्जन चार्जेस भी बाकी सभी ऐप की तरह ही हैं। तो ओवरऑल कोई अपसाइड तो नहीं है बट एक डाउनसाइड जरूर है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने इस वीडियो के लिए NSE IX GA में अकाउंट खोला। अकाउंट ओपनिंग स्मूथ थी, KYC भी इंस्टेंटली हो गया, बट कहीं भी उन्होंने ब्रोकरेज चार्ज मेंशन ही नहीं किया था। मैंने NSE IX को कई बार कॉल किए तो थोड़ा एफर्ट के बाद ऑफिसर ने एक पिक किया और जब मैंने उससे पूछा कि वेबसाइट पे या ऐप में ब्रोकरेज क्यों नहीं मेंशन है तो उनका आंसर सुनकर के मैं थोड़ा सा सरप्राइज रह गया। उन्होंने मुझे बताया कि NSE IX GA बेसिकली डायरेक्ट टू कंज्यूमर पे फोकस ही नहीं है। इसका मेन पर्पस बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को वाइट लेबल प्लेटफॉर्म देना है, यानी कि बड़े बैंक और डोमेस्टिक ब्रोकर को एक वाइट लेबल प्लेटफॉर्म देते हैं ताकि वो ब्रोकर अपने नाम से सर्विस चला सके। सेम मॉडल इंडिया INX GA का भी है। अगर आप IMKE ग्लोबल या आनंद राठी जैसे स्टॉक ब्रोकर की वेबसाइट पे जाएंगे तो यू कैन सी दैट उनके प्लेटफॉर्म टेक्निकली इंडिया INX GA से ही पावर्ड है। ये कोई सीरियस इशू तो नहीं है बट ये क्लियरली इन ऐप के बिजनेस मॉडल को बताता है जो मेनली बिजनेस टू बिजनेस है। यही रीजन है कि इनके ऐप बहुत ही बेसिक, फीचर बड़े लिमिटेड हैं और हेल्प और कस्टमर सपोर्ट तो ना के बराबर है। सो फैक्चुअली मेरे पास कोई रीजन नहीं है कि मैं NSE IX GA या इंडिया INX GA को यूज करूं जब मार्केट में इनसे बेहतर, इवॉल्व्ड और मैच्योर प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। IND Money, वेस्टेड जैसे ऐप में बेहतर यूजर एक्सपीरियंस मिलता है, ह्यूज लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स सेंट्रली मिलते हैं, टैक्स रिपोर्ट्स मिलती है और वो भी सेम ब्रोकरेज कॉस्ट पर। जब मुझे इवेंचुअली एक थर्ड पार्टी ब्रोकर के पास ही अपना अकाउंट खोलना है तो मैं एक मैच्योर इंडियन कंपनी के साथ जाना चाहूंगा। अगर ओवरऑल समरी करूं तो गिफ्ट सिटी का विजन बहुत बड़ा है। अगर हम मैक्रो लेवल पे देखें तो ग्लोबल रैंकिंग में तेजी से ऊपर जा रहा है और मॉरिशस या केमन आइलैंड जैसे हब्स को पीछे छोड़ चुका है। कॉर्पोरेट, VCs और NRI के लिए सच में ये ब्लेसिंग है। लेकिन अगर हम इंडियन रिटेल इन्वेस्टर के डिमेंशन से देखते हैं तो UDR में लिक्विडिटी का इशू है और चॉइसेस नहीं है। गिफ्ट सिटी फंड में नॉन ट्रांसपेरेंट इंटरनल टैक्सेस का इशू है और $5,000 का एक बड़ा टिकट साइज भी है। ग्लोबल एक्सेस प्लेटफॉर्म मेनली B2B के लिए हैं और इनका प्रोडक्ट एक्सपीरियंस और कस्टमर सपोर्ट अभी मैच्योर नहीं है। तो मेरे लिए तो आज के दिन गिफ्ट सिटी के थ्रू ग्लोबल इन्वेस्टिंग करना मैंडेटरी बिल्कुल नहीं है और मैं तो इसे पूरी तरह से इग्नोर करने वाला हूं। मैं ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल मैच्योर, ट्रांसपेरेंट और डेडिकेटेड रिटेल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म को ही चुनने वाला हूं। इसका एनालिसिस आप मेरे पिछले वीडियो में चेक कर सकते हैं। इसमें बेहतर प्रोडक्ट एक्सपीरियंस, क्रिस्टल क्लियर टैक्स रिपोर्टिंग और कम कॉस्ट में ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसा मैं हमेशा कहता हूं, ये मेरा पर्सनल
पर्सनल एनालिसिस है। आप अपना इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना एनालिसिस खुद कीजिएगा और मुझे ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। मैंने आपको बहुत सारे पॉइंटर्स दिए हैं, एक बार खुद भी चेक करके जरूर देखिएगा। अगर फिक्स्ड रिटर्न इंस्ट्रूमेंट ट्राई करना चाहते हैं तो विंट वेल्थ प्लेटफॉर्म चेक जरूर कीजिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इस प्लेटफॉर्म पर अगर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में बॉन्ड लिख करके बताइएगा। अगर इस डीप रिसर्च से आपकी नॉलेज बढ़ी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।